नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। कनक और रुचि जुड़वा बहनें थीं, एक साथ पली बढ़ी थीं। जहां कनक ने खुद को आजाद कर अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत दिखाई, वहीं रुचि पर लोक लाज का बोझ परिवार ने लाद दिया। कनक और रुचि थी तो ये दोनों जुड़वा बहनें, जमींदार परिवार की आन बान माने जाने वाली बेटियां। कनक के परिवार में बेटियों की शादी में पैसे, सोने चांदी के अलावा ढेरों गाय, बैल, भैंस, घोड़े देने की परंपरा सालों से चलती आ रही थी। उनके घर में बेटियों पर दिल खोल कर खर्च किया जाता था, सिवा उनकी पढ़ाई के। कनक की शादी तय हो चुकी थी, मेहमान आ चुके थे, सारा घर मेहमानों से भरा था। शादी के 2 दिन पहले काफी देर होने पर जब कनक ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो उसकी छोटी चाची ने जाकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, इसलिए खुल गया। भीतर जाने पर पता चला कि कनक कमरे में नहीं है। यह खबर पूरे घर में बिजली की भांति कौंध गई। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि कनक के पिता के एक दोस्त का बेटा हितेश भी गायब है। वे लोग इस शादी में शामिल होने आए थे, इसी गांव के थे और उनकी पुरानी दोस्ती थी। सालों पहले उनका परिवार दूसरे शहर में बस गया था, लेकिन संबंध अभी भी उसी तरह कायम था। इन लोगों का 1-2 साल में आना जाना और मिलना हो जाता था। जब भी वे लोग गांव आते थे तो कनक के घर पर ही रुकते थे, क्योंकि उनका अपना पुश्तैनी घर सालों से बंद था। इतने भरे पूरे परिवार में कभी किसी को यह शक नहीं हुआ कि कनक का हितेश से कोई संबंध है। अगर दोनों बच्चों ने यह बात अपने परिवार वालों को बताई होती तो शायद वे अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए तैयार भी हो जाते। लेकिन उस वक्त कोई माता पिता बच्चों को इतना हक देते कहाँ थे कि वे अपनी पसंद और शादी की बात उनसे कर सकें। कनक के पिता दबंग किस्म के इंसान थे। उनकी सोच में घर की औरतें पैरों में पहने जाने वाली खूबसूरत मोजरी का सामान हुआ करती हैं। उन तक कनक के गायब होने की खबर पहुंचते ही वे सीधे आंगन में आए और बिना कुछ बोले अपनी पत्नी को कमरे में ले गए। दरवाजा बंद हुआ और अंदर से तब तक चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहीं जब तक वे पीटते हुए थक नहीं गए। पति के सामने हमेशा चुप रहने वाली कनक की माँ भी आज रोते हुए चिल्ला रही थी, मार डालो मुझे, कम से कम आज मेरी एक बेटी तो इस कैद से आजाद हो गई, नहीं तो 2 दिनों बाद तुम्हारी ही तरह किसी और भेड़िए के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाती। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और कनक के पिता दंदनाते हुए बाहर चले गए। कुछ देर बाद कनक के छोटे चाचा ने आकर घर के मालिक का फरमान सुनाया, कनक की जगह अब रुचि की शादी की तैयारी शुरू करो। रुचि शादी के लिए तैयार थी भी या नहीं, किसी ने उससे पूछना जरूरी नहीं समझा। अकेले में माँ ने उसे जाकर समझाया, बेटा मेरी जिंदगी तो बीत गई, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी बस तुम इस घर से चली जाओ, आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। अपने फैसले अगर खुद ले सको तो जरूर लेना। अपनी खुशियां हासिल करने का हक हर किसी को है। मेरी तरह घुटन में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। मेरा आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा। धूमधाम से शादी संपन्न हो गई। रुचि उस घर की छोटी दुल्हन और मोहित की पत्नी के रूप में ससुराल पहुंच गई। विदाई के अगले दिन ही एक सुसाइड नोट लिखकर रुचि की मां ने फांसी लगा ली। मैं अब तक अपने पति की जाति बर्दाश्त करती रही, बिना रीढ़ की हड्डी वाली अपनी जिंदगी व्यतीत करती रही, पर अब और बर्दाश्त नहीं होता। मेरी बेटियां अब इस घर से चली गई हैं। अब मैं अपनी वजूदहीन जिंदगी के बोझ को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। इसके लिए किसी और को जिम्मेदार ना माना जाए। बिना पुलिस को इसकी खबर किए आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उधर कनक हितेश के साथ
कहीं और चली गई। हितेश के परिवार वालों ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर वे लोग भी शांत होकर बैठ गए। करीब 10 वर्षों के बाद हितेश और कनक अचानक से घर आए, साथ में अपने 9 साल के जुड़वा बच्चों हेमंत और हिमानी को लेकर। परिवार वालों ने हितेश और कनक को कुछ यूं अपनाया जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। पता चला कि वे दोनों घर छोड़ने के बाद सीधे बड़ौदा गए, जहां कुछ दिन हितेश अपने एक दोस्त के घर पर ठहरा। उसी की मदद से एक प्राइवेट फर्म में नौकरी की शुरुआत की और कुछ दिन बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। 2 साल बाद हितेश ने अपने अनुभव के आधार पर अपनी नई शुरुआत की। मेहनत और लगन के योगदान से काम अच्छा चला और दोनों के समय ने मनचाही खुशियां दी। पूरी तरह स्थापित होने के बाद अब उन दोनों ने घर वालों से मिलने का यह प्रोग्राम बनाया था। कहते हैं सफलता और पैसा गुनाहों पर भी पर्दा डालने में सफल होता है। फिर ये दोनों तो बस अपनी खुशियां तलाशने निकले थे और साथ लेकर आए थे रिश्तेदारों के लिए ढेर सारी उम्मीदें। इनकी अच्छी खासी संपत्ति के माध्यम से उनकी चाहत पूरी हो सकती थी। हितेश के परिवार वाले कनक, हेमंत और हिमानी को लेकर कनक के घर पहुंचे। कुछ देर की चुप्पी के बाद वे बोले, अब तो जो होना था हो चुका। अब पहले की तरह सामान्य होकर तुम लोग अपना जीवन जियो। आंसू भरी आंखों से बस इतना ही बोल पाई कनक। सब कुछ पहले की तरह सामान्य कैसे? क्या माँ अब वापस आ पाएंगी? यह कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। हितेश ने उसे थाम लिया और कनक फूट फूट कर रो पड़ी। रुचि भी अपने हिस्से की जिंदगी को सहेजने की चाहत में उसे काटे जा रही थी। ससुराल आने के कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि उसका पति मोहित अपनी विधवा भाभी के प्रेम में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। इसे प्रेम कहना भी प्रेम का अपमान होगा, क्योंकि अगर प्रेम होता तो मोहित उनके संग शादी की हिम्मत दिखाता, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने बारात लेकर ना जाता। शुरू शुरू में रुचि अपने अंदर की उम्मीदों को सिंचित करती रही। उसे लगता था कि वह अपने व्यवहार से मोहित को सही रास्ते पर ले आएगी। जब तक सास ससुर जिंदा थे वह भाभी के कमरे में मौका देख कर जाता था। थोड़ा लिहाज बाकी था उसमें। माता पिता को सब जानकारी थी, पर हर माँ बाप की तरह वे भी किसी और की बेटी को, अपने बिगड़ैल बेटे को सुधारने का मोह से बच नहीं पाए थे। उन्होंने एक लड़की की जिंदगी नरक में धकेलने के गुनाह की भरपाई की चाहत में अपनी आधी संपत्ति उस बहू के नाम पर कर दी, जिसने कभी पति का सुख पाया ही नहीं। मायके वाले तो शादी करके अपनी जिम्मेदारी को इत्श्री मान बैठे थे। एक बार मायके जाने पर रुचि के उतरे चेहरे को देखकर उसकी चाची ने उसके दाम्पत्य जीवन के बारे में पूछा था। जब रुचि ने उन्हें हकीकत बताई तो उन्होंने एक संस्कारी महिला की तरह नसीहत दे डाली कि लड़की की डोली ससुराल जाती है और अर्थी ही वहां से बाहर निकलती है। इसके बाद नियति मानकर रुचि अपनी जिंदगी काटती जा रही थी। माता पिता के निधन के बाद मोहित ने अपनी बची खुची लोक लाज भी बेच खाई। अब वह दिन में भी भाभी के कमरे में जाने लगा था। रुचि की हैसियत अब उस घर की बस एक नौकरानी के समान रह गई थी। अपने मायके वालों से मिलने के बाद कनक अपनी जुड़वा बहन से मिलने उसकी ससुराल आई। जिस वक्त वह वहां पहुंची मोहित घर पर नहीं था। रुचि के उतरे चेहरे को देखकर जब उसने पूछा तो रुचि ने उसे सारी आप बीती बयां कर दी। तुम इतने सालों से इस नरक में अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही हो? पापा ने तुम्हारी सहायता नहीं की, फिर भी इस गंध के खिलाफ तुम्हें आवाज उठानी चाहिए थी। जब तुमने अपने लिए कुछ नहीं किया तो किसी और से उम्मीद कैसे कर सकती हो? चलो मेरे साथ, जो होगा देखा जाएगा। और हाँ, यहाँ जो जमीन तुम्हारे नाम की गई है उसे किसी को सौंपने का ख्याल भी मत लाना। उस पर तुम्हारे सास ससुर ने बस तुम्हारा हक सौंपा है। कनक की बातों से हितेश के चेहरे पर सहमति के भाव परिलक्षित हो रहे थे। मोहित बाहर से आकर सीधे अपनी भाभी के कमरे में गया। वहां उसे पता चला कि रुचि की बहन आई हुई है।
कनक ने रुचि से उसके बैग संभालने को कहकर उससे अपने साथ चलने को कहा। वे लोग निकलने ही वाले थे कि सामने से मोहित आता हुआ दिखा। बेशर्म की तरह दांत निपोरते हुए बोला, जितना ज्यादा दिन हो सके अपनी इस बहन के साथ ही रहना। कुछ दिन मैं भी अपनी जिंदगी सुकून से जी सकूंगा। और हाँ साली साहिबा, मेरा समय अच्छा था कि आप शादी से पहले ही साढ़ू जी के साथ भाग गईं। थोड़ी बहुत जिंदगी जो मैं जी रहा हूँ उसका मजा भी किरकिरा हो जाता, क्योंकि आपकी खूबसूरती देख मैं खुद को दो नाव में सवार होने से नहीं रोक पाता, और मैं एक साथ दो नाव पर पैर रखकर गिरने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। हितेश गुस्से में मुट्ठी भींचकर मोहित की तरफ बढ़ा, मगर कनक ने उसके हाथ पकड़ लिए और जाते जाते यह कहकर गई, रुचि अब तुम्हें जल्दी ही पूरी तरह आजाद कर देगी। जाकर तलाक के कागजात भिजवाती हूँ। बस उस संपत्ति की उम्मीद मत करना जो तुम्हारे पेरेंट्स ने रुचि के नाम की है। समय अपनी निर्बाध गति से बढ़ता रहा। रुचि और मोहित का तलाक हो गया। कुछ वर्षों बाद ही हितेश के एक विधुर दोस्त धवल ने रुचि के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। धवल एक सुलझा हुआ इंसान था। रुचि ने इस शादी के लिए हामी भर दी और अपनी बची जिंदगी के लिए खुशियों के कुछ कतरे सहेजने में जुट गई। 2 साल बाद बेटी आन्या ने उनकी जिंदगी में आकर उसे और भी खूबसूरत बना दिया। समय बीतता रहा, बच्चे बड़े हो गए। हेमंत और हिमानी ने हितेश के बिजनेस में अपना सहयोग देते हुए उसे और बढ़ाया। दोनों ने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपनी पसंद का जीवन साथी चुना और कुछ समय बाद अपना अपना घर लेकर एक ही शहर में रिश्ते की मिठास को सहेजे खुशहाल जिंदगी का आनंद लेने लगे। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, करवट लेना उसका स्वभाव है। कनक और हितेश दोनों एक कार दुर्घटना में घायल हो गए। तमाम इंतजामों के बावजूद हितेश को बचाया नहीं जा सका। दोनों बच्चों और रुचि के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी जिंदगी को सहेजने वाला हितेश रूपी एक खंभा धराशायी हो चुका था और दूसरा खंभा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था। कनक की हालत के मद्देनजर डॉक्टर ने उसे हितेश के बारे में बताने को मना कर दिया। बार बार वह हितेश की हालत के बारे में पूछती तो ठीक है, सुधार हो रहा है कहकर उसकी बात को टाल दिया जाता। कनक कहती, हम दोनों को एक ही कमरे में क्यों नहीं रखवा देते। जवाब मिलता, डॉक्टर ने कहा है कि 2 बीमार एक कमरे में नहीं रह सकते। अपनी जंग में कनक भी वेंटिलेटर पर आ गई। 5 दिन वह वेंटिलेटर पर रही। आखिरकार एक और जिंदगी हार गई, मौत जीत गई। उन दोनों की 12वीं की रस्म एक साथ ही की गई। इन दोनों ने अपना रिश्ता खुद बनाया, सामाजिक नियमों और परंपराओं से परे जाकर अपनी हिम्मत और कर्मों से निर्धारित किया। इस दुनिया को अलविदा कहते हुए अपने पीछे छोड़ गए अपने बच्चों के लिए गहरा दर्द, जिससे उबरने के लिए उन्हें बहुत समय लगेगा। दोस्तों, अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।